प्रिय विद्यार्थियों, बेटा पिछली वीडियो में हमने HBSC स्पेशल 12th क्लास का जो पेपर आया था उसको हमने सेट ए को सॉल्व करवाया था। और इस वीडियो में हम एक 12th क्लास का ही मैथ्स का पेपर सॉल्व करवाएंगे CBSE के लिए। CBSE स्पेशल है ये। तो बेटा क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में बच्चों की ये बड़ी क्यूरी रहती है कि CBSE में जो पेपर होगा वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो बड़ी डिफरेंट होगी, या कोई भी स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसकी स्टेटमेंट डिफरेंट होती है। ऐसा कुछ नहीं है। सारा जो कंसेप्ट, चाहे वो CBSE में हो, चाहे हरियाणा बोर्ड में हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड में एग्ज़ाम में हो, बेटा कंसेप्ट से बाहर कुछ नहीं आता। सिर्फ वही पेपर आएगा जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। सारी बुक एक ही है, ठीक है। बस कुछ वर्ड की थोड़ा बहुत चेंज मैं मान सकता हूँ, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब जो मैं सोल्व करवाऊँगा, अब आप खुद एनालाइज करेंगे कि जो पेपर है ये कितना ईजी आ रहा है। किसमें? 2020 में, 2020 में जो CBSE का जो पेपर है कितना ईजी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। हाँ, अब देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बेटा ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है किसकी? कौन से ऑर्डर की? ऑर्डर 3 की, ठीक है। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है कंसेप्ट के साथ कि अगर कभी भी यहाँ पे एक लॉजिक हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास NA डिटर्मिनेंट पूछता है तो यहाँ से n की पावर ऑर्डर इंटू A डिटर्मिनेंट कर देंगे। तो यहाँ मैं अगर करूँगा तो बेटा 2 की पावर 3 इंटू A डिटर्मिनेंट करूँगा। 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। ये रिक्वायर्ड आंसर होगा मेरे पास, ठीक है। बिल्कुल इसका ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा? D। समझ में आया? अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन क्या कहता है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए भी मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है एंड आइडेंटिटी माइनस ए का क्यूब इज प्लस ए किसके इक्वल होगा? तो बेटा सिंपल वे में यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती नज़र आ रही है, ए माइनस बी का होल क्यूब, और किसके इक्वल होती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। अब जहाँ भी आपको a नज़र आए वहाँ पे आइडेंटिटी, और जहाँ भी आपको क्या b नज़र आए वहाँ पे कैपिटल A लेके चलो। इसमें अगर जैसे जैसे और जहाँ भी a स्क्वायर है वो a के इक्वल प्लस a किसके इक्वल आएगा, आप इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आइडेंटिटी की पावर n हो वो हमेशा आइडेंटिटी ही होगी। आइडेंटिटी को चाहे कितना ही बार ही अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा बेटा? आइडेंटिटी आएगा। इसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो थर्ड जो क्वेश्चन है, अब उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? एक प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मेरे पास दे रखा है टेंजेंट इनवर्स tan 2π/5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको देखते हैं बेटा। अब यहाँ सबसे पहले जब बात आती है तो इसको ये एक इनवर्स जो चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर सेकंड, उसके दौरान हम उसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। क्या कि टेंजेंट इनवर्स की जो रेंज है वो किसके इक्वल है? -π/2 से π/2 कि जो भी हमारे पास एंगल आएगा वो इसमें लाई करना चाहिए। और ब्रैकेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्रैकेट का, ठीक है। तो अब इसको मैं सोल्व करूँ तो 2π/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2π/180 डिग्री, तो 5 × 15 72 डिग्री। अब देखो, अब 72 डिग्री है ये 15 1 हाँ 72। अब 72 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? 180 माइनस 108 लिख सकता हूँ, ठीक है। 108 लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है
कि 10। अब आपको कैसे पता लगेगा, अब ये देखो, ये तो 2π/5 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 180 की वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी, ये मुझे नहीं पता, 180, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको उधर ले जाओ, तो x = क्या होगा, पाई - 2π/5। तो इट मीन्स 5, ये 3π/5। x की जगह पे मैं 3π/5 करूँगा, और इसको अगर सोल्व करके देखना क्या आएगा, ये 5 × 15 5 36 108 आ गए ना। 108 को हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। तो टेंजेंट इनवर्स ये किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट पाई, ये आ गया 3π/5, किसके इक्वल आ गया, 3π/5, ठीक है। अब देखो, अब ये कंसेप्ट आ गया। अब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6। तो इसका मतलब ये जो सवाल है, ये कोस में बन सकता है बेटा, साइन में बन सकता है, टेंजेंट में बन सकता है, कोट में बन सकता है, सभी में बन सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में बिल्कुल ये दे रखा है ABCD ऑप्शन में, तो आप देख सकते हो कि इसका क्या आंसर होगा। करने का तरीका ये रहेगा, इतनी बात बहुत ही सिंपल का। अब ये कैसे कह सकते हैं हम ये सिलेबस से बाहर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको मैं रब कर देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, कि द प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। अब ये प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर कोई दे रखा है I - 2j + 3k ऑन B वेक्टर, ठीक है। अब B वेक्टर कितना दे रखा है, 2i + λk, और ये दे रखा है इज 0। अब देखो बेटा, जब प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए, क्या, कि ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। और किसका क्वेश्चन आता है बेटा, वेक्टर जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आता है। और हमने जब प्रोजेक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका एक फॉर्मूला भी दिमाग में एक आता है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, कि प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर = A वेक्टर B यूनिट वेक्टर। और इसको सोल्व करने पे क्या होगा, कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होगा। तो A वेक्टर B वेक्टर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड करना है, और ये किसके इक्वल है, 0 है, तो वैल्यू आ सकती है लैम्बडा की। अब ये कह रहा है कि 0 है, फाइंड करो लैम्बडा की वैल्यू, ठीक है। आराम से कर सकते हो, क्या, कि A वेक्टर दे रखा है I - 2j + 3k, डॉट B वेक्टर कितना दे रखा है, 2i + 0j, कुछ नहीं है, तो 0j ये लैम्बडा के, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर में, तो ये 4 + λ² = क्या हो गया, 0। बेटा अब डॉट प्रोडक्ट देखो, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, i डॉट i j डॉट j के डॉट के 1 के इक्वल होगा। तो इट मीन्स ये क्या होगा, 2, ये 0 के इक्वल हो गया, + 3 λ अपॉन 4 + λ² = 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से -2/3। कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ कंसेप्ट लॉजिक के साथ पढ़ोगे ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा, अगर इसको मैं रब कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। ये कह रहा है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इतना ही पढ़ते ही दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या, कि ये 3D का कंसेप्ट है, और 3D में वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पासिंग पॉइंट गिवन हो, पासिंग पॉइंट अगर गिवन हो तो समझ में आ जाना चाहिए बेटा, क्वेश्चन जा रहा है R वेक्टर = A वेक्टर + लैम्बडा B वेक्टर पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पासिज पॉइंट को डिनोट करेगा, और ये करेगा बेटा पैरेलल वेक्टर को, किसको डिनोट करेगा, पैरेलल वेक्टर को। और जब हम बात करते हैं तो ये हम इसके बारे में बात करते हैं, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ पे ये पासिंग पॉइंट हो गया, R रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये पासिंग पॉइंट हो गया, A वेक्टर हो गया, इसके पैरेलल जो होगा ये B वेक्टर होगा, ठीक है।
अब लेकिन इसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, क्या, इसने लाइन और प्लेन को मिक्स कर दिया, और जो क्या कह रहा है, पासिंग पॉइंट गिवन है, इसका पासिंग पॉइंट मान लेते हैं 154, तो इसका मतलब हमारे पास जो ए वेक्टर होगा वो -i 5j और 4k होगा। एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, अब प्लेन की जो परपेंडिकुलर है और z इज इक्वल टू क्या है, 0, z इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है, क्या, जब लाइन और प्लेन का जो कंसेप्ट आता है उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बड़ा लॉजिक और कंसेप्ट बताऊंगा, इसके मैं वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि बच्चों की मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि एक कंसेप्ट याद रखना, परपेंडिकुलर ना, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन और लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो बेटा सेम डायरेक्शन कोसाइन यूज करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे आर वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, i + 5j + 4k प्लस लैम्बडा, क्योंकि z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब लैम्बडा के, ठीक है, ये क्या होगा बेटा, लैम्बडा के, क्योंकि प्लेन के केस में हम इसको किसी स्केलर क्वांटिटी के बराबर कर रहे हैं, तो मेरे पास ये क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या, 5j + 4 + लैम्बडा और ये k होगा, तो ये मेरे पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया बेटा? हाँ, ये देखो, और प्लेन की इक्वेशन आप लोगों को पता है क्या क्या होती है, ax + by + cz = d, ये विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। ठीक है, जब ये कंसेप्ट आता है प्लेन का। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे बेटा, तो क्वेश्चन क्या किस में से उठा रहा है, हम ये देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे उठा रहा है और किस में से उठा रहा है। सबसे मेन पॉइंट तो यही आता है। अब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट आता है तो उसमें दो सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं बेसिकली। एक तो बात आती है जनरल सॉल्यूशन के बारे में और एक बात आती है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होंगे, रिमूव रहेंगे तो इट मीन्स ख़त्म रहेंगे। तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है वो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। और जनरल सॉल्यूशन के केस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या रहेंगे बेटा, प्रेजेंट रहेंगे। तो इतना ध्यान रखना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या रहेंगे बेटा, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, 0। देखते ही समझ में आ रहा है। ठीक है, बस कुछ की पॉइंट जो है वो मैं वीडियो में भी जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा मैं की पॉइंट ज़रूर नोट करवाता हूँ, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। अब बच्चों को अब देखो, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात करता हूँ तो बच्चों को अगर मैं एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं कंसेप्ट उठा के देता हूँ तो बच्चे ये एनालाइज नहीं कर सकते कि ये जो इक्वेशन आ रही है ये होमोजीनियस की है, लीनियर की है, या मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की है। बच्चों को पता ही नहीं रहता, क्योंकि लॉजिक के साथ नहीं पढ़ते, क्वेश्चन को रटते हैं, सवालों को ऐसे रटते हैं, पता नहीं क्या है। और मैथ से एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये क्या कह रहा है, एक इंटीग्रल दे रखा है मेरे पास, एक जो इंटीग्रल दे रखा है -π/4 से +π/4 सेकेंड स्क्वायर x और dx। अब देखो ये किसका डेरिवेटिव है, इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है। ये किसकी डेरिवेटिव है, टेंजेंट x का। ठीक है, टेंजेंट x का, ठीक है, और -π/4 से +π/4 आ गया। और ये कंसेप्ट अगर, चलो इसको छोड़ो, अगर ये कंसेप्ट अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल का भी लेते हो तो यहाँ प्रॉपर्टी नज़र आ रही है बेटा, इवन ओड का जो है, इवन ओड की जो प्रॉपर्टी है उसमें जा रहा है ये कंसेप्ट। तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूँ। चलो, तो टेंजेंट π/4 अपर लिमिट हुआ,
माइनस टेंजेंट यहाँ से -π/4 हो गया, ठीक है। टेंजेंट अब यहाँ पे टेंजेंट 1 हो गया। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आ रहा है, क्या, tan - थीटा इज -tan थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये भी टेंजेंट π/4 की वैल्यू 1 होगी, तो ये रिक्वायर्ड आंसर इसका क्या कितना आ गया 2, समझ गए। और इसका वैसे भी ये यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी नज़र आती है कि अगर f(x) मतलब -a to a f(x) dx है, तो ये 2 के इक्वल कब होगा, 0 से लेके f(x) ये होगा जब ये कंसेप्ट इवन पे जाता है, और ओड के केस में ये 0, ओड के केस में ये क्या होगा 0। तो हम बेटा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ ये चीज़ करते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। कुछ की पॉइंट अगर समझ में आएंगे तभी आपको सोल्व करेंगे। और बेटा मेरा ये पेपर जो सोल्व करवाने के पीछे जो कारण ये है, क्योंकि जो बच्चों को अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के दौरान, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो जो क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में सोल्व करने हैं जो पेपर, वो आपका 15-20 मिनट पहले ही सोल्व हो जाएगा, ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीचेक कर सकें, क्वेश्चन को, पेपर को रीचेक कर सकें। बहुत ज़रूरी है रीचेक करना, क्योंकि नंबर कटने के बड़े चांस रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर अब 8th पे जा, क्वेश्चन नंबर 8th, हाँ 8th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, ठीक है, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट गिवन है 4, -7 एंड 3, और किस पे है ये, ऑन वाई एक्सिस पे, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट वाई एक्सिस। अब यहाँ पे सपोज करो ये एक एक्सिस है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ये सपोज करो ए पॉइंट है, और ए पॉइंट ये दे रखा है 4, -7, 3, हाँ ये स्टेटमेंट यही दे रखी है बिल्कुल। अब ये जो बी पॉइंट मान लिया मैंने, और ये वाई एक्सिस पे नोट कर रहा है, तो जेड और एक्स 0 होगा, और ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा, कि अब सिंपल सी बात है बेटा, इसको देखते हुए आपको यहाँ ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, और ये भी लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन को बात करता हूँ, तो x/0, y/1 और z/0 इज इक्वल टू लैम्डा, इसके बारे में बात कर रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, y z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, लैम्डा। ये तो यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आ गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं अगर इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ ए बी, तो क्या होगा, अगर मैं इनका जैसे डिस्टेंस अगर मैंने फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ए बी जो फाइंड आउट करूँगा तो वो क्या होगा, 4 - 0 4 16 हो गया, और ये कितना हो गया, ये जो लैम्डा की वैल्यू, वाई की वैल्यू जो लैम्डा पुट कर रही है ये हो गया, और ये 3 - 0 तो ये 9 हो गया, तो कितना हो गया, √25। तो 25 मतलब 5 यूनिट का जो कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ से अब जो मेरे पास 5 यूनिट आई है, अब इसको हम समझने का क्या, जो 5 यूनिट आई कैसे है, अब इसको देखते हैं क्या, कि x/0, y/1 और z/0 इज इक्वल टू लैम्डा है। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर लैम्डा निकाल ली, अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी लैम्डा है। यहाँ से अगर मैं ये फाइंड आउट करता हूँ डिस्टेंस बिटवीन ए बी, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कि इसको हम जो लैम्डा की वैल्यू आई है, हम इसको y के पॉइंट को नेग्लिजिबल करके, तो डायरेक्टली मैं एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, h-0 का स्क्वायर कर देंगे, 3 - 0 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 5 यूनिट इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 9th आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9th आ रहा है, इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट है बेटा, ये एक इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंट का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी किसके इक्वल दे रखा है, 1/4, और ये फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए, ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बात निकल के आती है, क्या, ये किस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है बेटा, कंडीशनल
प्रोबेबिलिटी का। और जब कंडीशनल सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस आता है तो प्रोबेबिलिटी हम ये पढ़ते हैं ए बाय बी, यही तो होती है कंडीशनल कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अब जो ये निकल के आता है प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट का जो कंसेप्ट दे रखा है ये, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट के अकॉर्डिंग इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो यही कहता है, इंडिपेंडेंट तो बेटा यही कहता है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको अपॉन ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं इसको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस बी मतलब 1/4 इज इक्वल टू 3/4, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा 3/4, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अब देखो द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, ये कहाँ से उठा रखा है, एलपीपी से, एलपीपी से उठा रखा है। और एलपीपी में कॉर्नर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी में जो पॉइंट गिवन है 0 0 दे रखे हैं इसने, और 4 0 दे रखे हैं, 2 और 4 दे रखे हैं, 0 और 5 दे रखे हैं। और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें, मैक्सिमम z इज इक्वल टू ये दे रखा है ax प्लस बी वाई, ये इक्वेशन 1 है। और अकर करेंगे पॉइंट 2 और 4 के ऊपर, और 4 और 0 पे। तो बेटा ये एक बार किसके, x की वैल्यू, y की वैल्यू, और एक x की वैल्यू और y की वैल्यू उसमें पुट कर दो एक बार बारी बारी से। तो यहाँ से कितना आएगा 2a प्लस 4b, और यहाँ से एक बार z की वैल्यू कितना आ गया 4a प्लस 0b थर्ड। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑब्वियसली बात है क्या होगी, इक्वल होगी, ये प्लस है बेटा, इक्वल होगी। तो यहाँ से 4a इज इक्वल टू 2a प्लस 4b, तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू 4b, a इज इक्वल टू 2b, ये मेरे पास रिक्वायर्ड है, इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। तो अब देखो ए रिलेशन आर इन सेट ए, एक रिलेशन दे रखा है आर इन सेट ए, ठीक है। और कॉल्ड कौन सा रिलेशन होगा, ये ब्लैंक दे रखा है। अगर ये कंडीशन दे रखी है A1 A2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज A2 A1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू सेट है। अब इसको समझते हैं बेटा, जब मैंने है ना पहले चैप्टर की वीडियो अपलोड की है टाइप्स ऑफ रिलेशन की, ठीक है, और उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसे होते हैं, एग्जाम्पल से हमने उसको समझाया है। तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी इतना साल का एक्सपीरियंस में बेटा, मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैंने यही एनालाइज़ किया कि ईजी तरीके से बच्चों को कैसे समझाया जाए। तो अब ये जो कंसेप्ट नज़र आता है बेटा, ये किसका होता है, सिमेट्रिक रिलेशन का होता है। किसका रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन का जो कंसेप्ट आता है। तो यहाँ इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखो ये और एक क्वेश्चन हम और पढ़ लेते हैं इसमें, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और नोट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेके आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और इसका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, ये 0x और 2 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x। बेटा देखते ही समझ में आ रहा है कि क्या आंसर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डेफिनेशन दिमाग में आ जानी चाहिए। और ये दे रखा है, इससे तो ईजिली तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि द वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू x है, तो किस पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा।
क्लोज्ड इंटरवल में जब हम इसको ये और अच्छा अब ये बताओ कि जो ये कंसेप्ट है ये जाता है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम में। मीन वैल्यू थ्योरम में जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं क्लोज्ड इंटरवल में, बट उसमें जो स्टेप लिखवाते हैं इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल, ठीक है। तो बट मतलब डिफरेंशिएबल होगा कोई भी फंक्शन, क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बट वो डिफाइन कब होगा, जब डिफरेंशिएबल कब होगा, जब वो ओपन इंटरवल, क्योंकि उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट के दौरान जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन, वो कर्व शेप नहीं लेगी, एक शार्पली नी पॉइंट बनाएगी, इस वजह से फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, देखते ही समझ में आ रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है बेटा ये कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, ए मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, अब देखो ये कंसेप्ट किसका आता है, मैट्रिक्स से उठाया हुआ इसने कॉम्प्लीमेंट। अब चेंजिंग रो इनटू कॉलम, अब ये डिनोट करेगा मेरे को रो को और ये डिनोट करेगी बेटा कॉलम को, और कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि चेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसका जो चेंज होके क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 आएगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज होगी और कॉलम है जो रो में। अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन और निकल रहा है, क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू। अब देखो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। जब सिमेट्रिक है तो ए कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल है और स्क्यू सिमेट्रिक ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू -a के इक्वल है। तो यहाँ जो कंसेप्ट जो पूछ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक का जो कंसेप्ट पूछ रहा है, ये समझ में आया। हाँ अब अगला जो क्वेश्चन है ना, वो बड़े लॉजिक वाइज क्वेश्चन देता है। ये क्वेश्चन 14th, उसके बाद 13, 14, हाँ बहुत ही लॉजिक वाइज, क्योंकि बच्चों को बच्चे तो रटते हैं बेटा, रटना नहीं है, मैथ से एक स्कोरिंग सब्जेक्ट। बार बार कहता हूँ कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द, अब फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ओरिजिन इज, अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, लॉजिक समझना, इसका लॉजिक समझना कहाँ पे घूम रहा है क्वेश्चन। कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट ओरिजिन इज, अब जब यहाँ पे बात आ जाती है बेटा टेंजेंट की, तो एट x इज इक्वल टू 0, और जब बात आ जाती है नॉर्मल की तो समझ लो y इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। और इसमें से तो 1 मार्क्स का बहुत ही ज़्यादा एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एट इनफाइनाइट के ऊपर कब एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइट से रिलेटेड भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही इजी चैप्टर भी है और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है, ठीक है। हाँ अब देखो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं कि अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा ये, कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है वो चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एरिया ऑफ रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर और एरिया चेंज करना है एरिया में, एरिया होता है πr², किसका, सर्कल का। तो DA अपॉन, चेंज भी किसके अकॉर्डिंग होगा, टाइम के अकॉर्डिंग, तो 2πr, ठीक है, 2πr, और r की वैल्यू कितनी है 4 इंटू dr अपॉन dt। तो यहाँ से कितना हो गया 12π
और कितना आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखते ही समझ में आ रहा है बेटा। और वेक्टर अच्छा अब देखो, अब ये लेंथी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं सेक्शन नेक्स्ट। तो क्या कह रहा है, अब मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ कि द पोजीशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं कोई, ओ ए वेक्टर दे रखा है इसने 2i माइनस जे माइनस के, एंड ओ बी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 2k। और इसको लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट गिवन रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2:1। तो समझ लो किसका क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन है। सपोज करो ये बीच में ये ओ ए का ये वेक्टर दे रखा है, और ओ से लेके बी की, ओ ए मतलब पोजीशन वेक्टर है, और ये पोजीशन, ये सारा जो कंसेप्ट है इसने पोजीशन वेक्टर के केस में दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ से ये 2i माइनस जे माइनस के दे रखा है, और 2i माइनस जे प्लस 2k दे रखा है 2:1। ये m और ये n, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके डिवाइड बाय m प्लस n। और जब लाइन इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड, जब कुछ नहीं कहे तो समझ लो लाइन किस क्या डिवाइड होगी, इंटरनली डिवाइड होगी। तो यहाँ से क्या आएगा, सपोज करो m, इसको मैं वेक्टर मान लेता हूँ। तो यहाँ इसको सपोज करो थोड़ी देर के लिए मैं इसको b वेक्टर के इक्वल मान लेता हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए बेटा a के बराबर। तो एम बी प्लस एन ए डिवाइड बाई m प्लस n। तो b वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। m की वैल्यू दे रखी है, इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर m b की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू 2 दे रखी है, डायरेक्टली सोल्व करना है। चलो, और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा इसने लेंथी स्टार्ट कर दिए हैं, और एक मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन नंबर मैट्रिक्स दे रखी, एक मैट्रिक्स दे रखी है, और मैट्रिक्स क्या कह रहा है 2 0 0 -1 2 3 और 3 3 एंड 5। और ये फाइंड करना है a इंटू एड जॉइंट a। ठीक है, ये चीज़ इस फाइंड आउट करनी है। अब देखो a तो दे रखी है, अब एड जॉइंट a क्या होगा, एड जॉइंट a निकालेंगे तो कोफैक्टर ऑफ a निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसके a डिटर्मिनेंट से उसको क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड। तो इसमें एड जॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, a डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, क्या वीडियो की लेंथ इतनी हो जाती है बेटा, कंप्लीट तो सॉल्व नहीं करवाया जाता, क्योंकि अब जो समय ऐसा आ रहा है आप लोगों ने सारा चैप्टर पढ़ रखा है। ठीक है, सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, बस आपको जस्ट रिवाइज करना है। अब मैं तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, मैं तो आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। और जैसे ये लास्ट क्वेश्चन आया था एड जॉइंट निकालना, तो बेटा डायरेक्टली ये मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है, तो क्वेश्चन में क्या फॉर्मूले यूज होंगे मैं तो आपको ये बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, अब देखो, अब बच्चे आप अब ये बताओ कि जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आते ही इस दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्या, ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। किसका है ये, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, और इसको दिमाग में घूमते ही आइलेट लगना चाहिए। ठीक है, अब आइलेट के केस में इन्वर्स होगा, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे अलजेब्रिक क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक, ये तो इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट अब ये आ गया। अब इससे थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे, u इंटू वी, किस में, इंटीग्रल में भी। अगर ये मैं फर्स्ट फंक्शन मानूँ और ये सेकंड फंक्शन मानूँ, तो u एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v और dx। ठीक है, ये करने के बाद ये फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों बड़ा फोबिया रहता है, क्या पेपर आगे बच्चे बड़े स्ट्रेस में हैं, क्या कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट। मैं तो आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि CBSE हो या कोई भी स्टेटमेंट का कोई चेंज वगैरह कुछ नहीं है, चाहे बेसिक का पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड का हो, और 10th क्लास का बताऊँगा, और भी मैं सेट करवाऊँगा बेटा। अच्छा अब देखो, एक क्वेश्चन और दे रखा है इसने, क्या, ये 2x
और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। डायरेक्ट पुट कर सकते हो क्या, इसको पुट कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी, तो 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो इट मीन्स डी टी अपॉन टी की पावर 1/3, क्योंकि ये इसका 1/3 पावर है, तो यहाँ पे t की पावर -1/3 इंटू डी टी। और इसमें जो फॉर्मूला देखते नज़र आ रहा होगा x की पावर n डी एक्स का, पावर से रिलेटेड ये x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी, विच इज़ ये फॉर्मूला लेके के डायरेक्टली सोल्व। ये मेरे पास n की वैल्यू, इसमें एक जोड़ो और नीचे भी एक जोड़ दो, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन और आ रहा है जो डायरेक्टली उसको सोल्व करेंगे। क्या कि 1 से लेके 3 2x - 1। अब ये देखो इसको मोड के अंदर आ रहा है, तो मोड के अंदर दो वैल्यू पे स्ट्राइक करता है। अगर एक 2x - 1 को 0 बराबर x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो देखो अब 1 जो है अगर इसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली सोल्व होगा। अगर ये इस फंक्शन की वैल्यू, अगर जो बेटा ये फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू अगर लाई करती तो ये सोल्व होता पार्ट में, अदरवाइज ये सोल्व नहीं होगा पार्ट में। तो इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे तो 2x² डिवाइड -x और 1 से लेकर 3, और इसमें जो सोल्व करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो भी आएगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं बार बार पूछ रहा है, और ये मैंने पिछला जो हरियाणा बोर्ड स्पेशल करवाया था उसमें भी पूछ रहा था, और ये डेफिनेटली श्योर है पूछेगा। और मैंने इसके एक प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड फ्लो चार्ट बनाया है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, श्योर है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। वही कंडीशन आ गई बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट उसको रिप्लेस नहीं करना, रिप्लेसमेंट से रिलेटेड दो कंडीशन। फ्रॉम टोटल कार्ड जो दे रखे हैं, टोटल कार्ड जो है मेरे पास कितने हैं 52। फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल है, 1 प्रोबेबिलिटी 1 रेड एंड अदर ब्लैक। ठीक है, अब एंड के कारण ये मल्टीप्लाई आ रहा है, बोथ की कंडीशन दे रहा है, मल्टीप्लाई, इट मीन्स मल्टीप्लाई की कंडीशन दे रहा है बेटा ये। तो अब देखो अगर टोटल 52 है, उसमें से रेड के कितने हो गए 26 हो गए, ब्लैक के कितने हो गए, ये भी 26 हो गए। तो अगर इसमें 1 रेड के है तो 26C1 इंटू 26C1 डिवाइड बाई 52, हाँ, तो कितने पत्ते निकल रहे हैं 52C2। इसको सोल्व कर लेना, जो आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, कंडीशन का लॉजिक को समझना, हमने इसको कैसे सोल्व किया है। ठीक है, और अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो ये चीज़ इसने एक और कर दी है बेटा। अब सेक्शन बदल के थोड़े लेंथी क्वेश्चन आ गए हैं, और अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने लग, 4 मार्क्स का स्टार्ट हो जाएंगे अब इसके बाद। तो ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, प्रूव दैट, तो साइन इनवर्स ये क्या होगा 2x 1 - x² इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम इसमें जो अगर सोल्व करना चाहेंगे तो बेटा ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। अगर अब मैं इसमें x की जगह पे बेटा कोस थीटा पुट कर दूं, तो यहाँ से साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू 1 - cos² थीटा, और ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है मेरे पास साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या बनेगा बेटा मेरे पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये कटने के बाद कितना आ गया 2, और यहाँ से मैं थीटा लेके चल रहा हूँ तो कोस इनवर्स x, तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x इज इक्वल टू ये क्या आ गया RHS,
क्या आ गया RHS, फार्मूला बेस है, जस्ट फार्मूला जो है, और फार्मूला बेस पे क्वेश्चन ज़रूर टकराएगा, और चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ठीक है। उसके बाद ये जो इसने इन्वर्स पूछ रखा है, ठीक है, और इन्वर्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, f(x) = 16x² + 24x + 7। अब इसने पूछ रखा है कि ये बेटा बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब बाइजेक्टिव का केस में फंक्शन 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए, और अगर इसको थोड़ी देर के लिए पुट करो क्या, f(x) = y, f(x) = y पुट करने पे 16x² + 24x + 7, और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या आएगी, y, तो y को इसको हमें यहाँ से एक बात लेके चलेंगे कि x² + 24x + 7 - y, इसको क्या है कांस्टेंट कंसिडर करके चलना, y को वेरिएबल की जगह पे, और x की वैल्यू निकाल लेना, जो भी आएगी वो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर को टच कर रहा है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म को टच कर रहा है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स के स्टार्ट हो रहे हैं, और चलो अब जो सेक्शन इसने चेंज कर दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें अब जो लेंथी क्वेश्चन है 6 मार्क का, एक बार हम उसकी सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करता है CBSE, और 6 मार्क्स के कहाँ से पुटअप करता है, और मैं जो जहाँ से वो पुटअप करता है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।